गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने कुछ 20 एमसीक्यूज़ के बारे में जो अगस्त करंट अफेयर्स के रिलेटेड थे उसके बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 21 से 40 एमसीक्यू के बारे में। तो बस आप तमाम दोस्तों से गुजारिश यही रहती है हमेशा मेरी कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात होगी, जो खास करके फॉरेस्टर, पटवारी और जेकेएसएसबी जैसे कांस्टेबल है, जैसे सुपरवाइज़र की जो फीमेल सुपरवाइज़र की पोस्टें हैं, या जेकेएस की जो पोस्टें आई हुई हैं, उसके लिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो चलो दोस्तों 21st एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो 21st एमसीक्यू ये बता रहा है, अरावली जो कल्चर टाउनशिप है रिसेंटली हैज़ इन द न्यूज़ इज एडमिनिस्ट्रेड बाई विच मिनिस्ट्री। अरावली कल्चरल टाउनशिप जो है वो एक न्यूज़ में था, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कौन सा मिनिस्ट्री उसको एडमिनिस्टर करती है। तो ए ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो आपने इसका सही आंसर बताना है। कमेंट सेक्शन में भी आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो कल्चर, क्योंकि कल्चरल जो चीज़ें हैं ये तो एजुकेशन में ही आती है, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो सही आंसर है। कहते हैं यहाँ पे डिटेल इसकी दी हुई है, डिटेलिंग कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रेफर्ड complaints about Aravali to relevant agencies. The Ministry of State for Education stated recently, founded by Myra Al-Fasa on February 28 in 1968. Aravali is the world लार्जेस्ट इंटरनेशनल इंटेंशनल कम्युनिटी लोकेटेड नियर पुडुचेरी जो है इसमें ये लोकेटेड है। ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं, ये भी पूछी जा सकती है। इट्स स्पैन जो है 3000 एकर्स हाउस से जो है 3300 रेजिडेंट फ्राम 58 नेशंस जो हैं, हैज़ ओवर 3 मिलियन ट्रीज जो है इसमें पाए गए हैं। एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द अरावली फाउंडेशन एक्ट 1988 का एक्ट है ये। इट रिसीव्स पार्शियल गवर्नमेंट फंडिंग, ये चीज़ आपने पार्शियल गवर्नमेंट फंडिंग जो रिसीव करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 22nd क्वेश्चन कहते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो वहाँ पे क्योंकि पुडुचेरी का कल्चर के बारे में पूछा और यहाँ पे पूछा गया है इसका करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है, कौन सा है, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हेड होते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये आपने बताना है। रिसेंटली जो है न्यूज़ में था, क्योंकि पुडुचेरी जैसे न्यूज़ में जो है यूनियन टेरिटरी थी, तो इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा जा सकता है। तो इसका ये ऑप्शन है कि कैलाश नाथन या सुशील कुमार त्रिवेदी या अरुण कुमार या अरहिंदू सेन। ऑप्शन आपने सही ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन सा आज प्रेजेंट में पुडुचेरी का, तो इसका सही आंसर है के कैलाश नाथन, जो इसका जो है वो करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कहते हैं कि कैलाश नाथन हैज़ टेकन ओथ एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी एट द सेरेमनी हेल्ड इन राज निवास। एक्टिंग चीफ जस्टिस डी कृष्ण कुमार एडमिनिस्टर्ड द ओथ, यानी जो चीफ जस्टिस है वहाँ के एक्टिंग, तो उसके सामने इसने ओथली वाइल चीफ मिनिस्टर, जो आगे चीफ मिनिस्टर है एन रंगासमी एंड अदर ऑफिशियल अटेंडेड। यानी कि देखो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के बारे में थोड़ी डिटेल दी हुई है और चीफ जस्टिस के बारे में भी डिटेल दी है कि पुडुचेरी का चीफ जस्टिस कौन है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ही नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर के बारे में भी पूछा जा सकता है। कैलाश नाथन जो है वॉज इन ऑफिस एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, मेकिंग ए न्यू चैप्टर इन द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द लीडरशिप एंड गाइडेंस। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और दूसरे क्वेश्चन जो एक सवाल के साथ साथ दूसरे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओथ अफर्मेशन एक पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है कि ओथ अफर्मेशन जो है किसके सामने, तो चीफ जस्टिस जो थे पुडुचेरी के, उसके सामने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है ओथ ली हुई है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर वगैरह भी थे, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद 23rd क्वेश्चन है रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड ए स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज पर्वत प्रहार इन विच रीजन। यानी कि इंडियन आर्मी ने एक स्ट्रेटजी जो है मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की हुई है जिसका नाम है पर्वत प्रहार। ये किस रीजन में इन्हें कंडक्ट की है इंडियन आर्मी ने, तो चेन्नई, विशाखापट्टनम, लद्दाख या जैसलमेर। जैसलमेर क्योंकि राजस्थान का एक हिस्सा आता है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है ये राजस्थान का एक जैसलमेर। तो शायद जो टीना दाबी थी वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई थी एज ए शायद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसलमेर के अंदर। हाँ, तो राजस्थान के अंदर ये एक डिस्ट्रिक्ट है। तो आपने इसका सही आंसर बताना है कि इंडियन आर्मी ने कौन जो पर्वत प्रहार जो है मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज है ये किस जगह पे की थी। तो इसका सही आंसर है लद्दाख के अंदर, ठीक है। लद्दाख क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जो 2019 में इसको बाइफरकेट किया था जम्मू कश्मीर को, एक जम्मू कश्मीर यूटी बनी थी लद्दाख, तो वो लद्दाख में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। कहते हैं इंडियन आर्मी कंडक्ट द पर्वत प्रहार एक्सरसाइज इन लद्दाख फोकसिंग ऑन हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर्स, ठीक है। द एक्सरसाइज हाईलाइट ऑपरेशंस इज इन रज्ड terrain near the Indian China border. It involves real world combat stimulations to terrain soldiers for unique challenges. This fortnight long drill involves various army units including infantry, artillery and armored forces and showcases military assets like tanks, K9, Vajra or artillery and UAVs. ठीक है, the exercise involving the mountain strike corps in crucial for maintaining readiness in his sensitive regions and aimed
एमिड द ऑनगोइंग इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद 24th क्वेश्चन है, कहते हैं श्री बाबा बुधा अमरनाथ टेम्पल जो है, श्री बाबा बुधा अमरनाथ टेम्पल जो है, जो न्यूज़ में था रिसेंटली इन द न्यूज़, इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी। जम्मू कश्मीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जेकेएसएसबी जो है आमतौर पर पूछा जाता है जेकेएसएसबी की तरफ से। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि बाबा जो बुधा अमरनाथ टेम्पल जो है, ये किस जगह पे मौजूद है, जम्मू कश्मीर के किस वैली में ये लोकेटेड है। आरो वैली में है, लोरान वैली में है, लिदार वैली में है, या गुरीज वैली में है। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो लोरन वैली में। अब लोरन वैली कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये भी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। कहते हैं कि द 10th डे श्री बाबा बुधा अमरनाथ पिलग्रिमेज इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। देखो यहाँ पे चीज़ आपने, क्योंकि ये जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है ये जम्मू डिवीजन में आता है। जम्मू कश्मीर पूरी यूटी है और जम्मू डिवीजन के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं राज्य, उसमें से पुंछ है जिसमें ये चीज़ आती है, बाबा बुद्धा अमरनाथ पिलग्रिमेज टेम्पल जम्मू कश्मीर के अंदर। स्टार्टेड ऑन 8 अगस्त में शुरू हुआ था, विल एंडेड 19 अगस्त, यानी कि ये कम से कम 11 दिन चला था। कोसाइडिंग विद स्वाम पूर्णिमा एंड रक्षा बंधन के इस अवसर पर द फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिम लेफ्ट जम्मू एंड टाइट सिक्योरिटी अराउंड जो 700 पिलग्रिम्स फ्रॉम कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश आर पार्टिसिपेटिंग। द टेम्पल इज 290 किलोमीटर 290 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू से है और 4600 फीट अबव सी लेवल है। सराउंडेड बाय लोरन वैली। विजिटिंग बाबा बुद्धा अमरनाथ इज कंसिडर्ड एसेंशियल बिफोर द बाबा अमरनाथ यात्रा इन अनंतनाग। से बाबा अमरनाथ यात्रा अनंतनाग की उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पिलग्रिम मेज है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये है लोरान वैली इसका सही आंसर। उसके बाद 25th जो है क्वेश्चन है आगे, कहते हैं रिसेंटली इंडिया एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट जीआई टैग्ड फिग जूस टू विच कंट्री। फिग जूस जो है ये एक्सपोर्ट किया है फर्स्ट टाइम, तो किस कंट्री को एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने, पोलैंड को, मलेशिया को, थाईलैंड को, या इंडोनेशिया को, ये चीज़ आपने बताना है। तो आप कमेंट सेक्शन में भी फिग के बारे में लिखिए, उर्दू में फिग को क्या क्या कहते हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट फ्रूट है, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका जूस ने एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने, तो किस कंट्री को एक्सपोर्ट किया है, पोलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है पोलैंड। कहते हैं इंडिया हैज एक्सपोर्टेड फर्स्ट जीआई टैग्ड फिग जूस टू पोलैंड, मार्किंग a major achievement for Indian agriculture. This follow the export of GI tagged पुरंदर फिग्स टू हांगकांग को भी किया है। द पुरंदर हाईलैंड फार्मर्स प्रोड्यूसर जो कंपनी है लिमिटेड, द गवर्नमेंट सपोर्ट्स फैसिलिटेटेड दीज एक्सपोर्ट्स। दिस माइलस्टोन हाईलाइट द क्वालिटी ऑफ इंडियन फिग्स एंड ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंडिंग इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन ग्लोबल मार्केट। तो चीज़ आपने यानी पोलैंड का इसका सही ऑप्शन है, पोलैंड को एक्सपोर्ट किया था फिग जूस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एम पॉक्स आल्सो नोन एज मंकी पॉक्स, एम पॉक्स को क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है तो इसको कहा जाता है मंकी पॉक्स, जो रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये इज काज्ड बाय विच पैथोजन, किस पैथोजन से होता है। ठीक है, मंकी पॉक्स जो है किस पैथोजन से होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, या प्रोटोजोआ से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल किस्म की न्यूज़ है ये। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन आपने बताना है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, या प्रोटोजोआ है। तो इसका सही जो आंसर है वो है वायरस। यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरस। कहते हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है रिसेंटली हेल्ड एन emergency meeting to address a surge in monkeypox, mpox cases, particularly in Congo. Congo जो कंट्री है वहाँ पे mpox, a viral zoonotic disease related to smallpox, was first identified in 1970 in a Democratic Republic of the Congo. ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कंट्री है कंगो, उसमें ये पाया गया है। इट सेपरेट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल टू द पीपल। इन्फेक्टेड एनिमल या पीपल से ये डायरेक्टली जो है क्या होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, फैलते हैं। सिम्टम इंक्लूड स्किन रैशेज होते हैं, फीवर, बुखार थोड़ा चढ़ता है, मसल्स ऐसे मसल में तो है पेन होती है। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, सपोर्ट केयर इज क्रूशियल, यानी कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि केयर ही इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमने बचना है। तो वायरस की वजह से ये फैलता है मंकी पॉक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 24/7 ग्रेन ATM इन विच स्टेट। इंडिया ने लॉन्च किया है 24/7 ग्रेन ATM इन विच, किस स्टेट में किया, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, या राजस्थान में। तो आपने स्टेट का नाम बताना है, किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, रिसेंटली किया गया है लॉन्च। तो इसका सही आंसर जो है वह है उड़ीसा। कहते हैं इंडिया फर्स्ट अराउंड द क्लॉक ग्रेन ATM वाज रिसेंटली लॉन्च्ड एट मंचेश्वर इन भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की जो कैपिटल है उस जगह पे इसने जो है इंडिया ने लॉन्च किया। उड़ीसा इंट्रोड्यूस द फर्स्ट ग्रेन ATM ऑन अगस्त 8 को किया है 2024 को अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। दिस टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ द सेंट्रल Anapurti program was developed with the World Food Program to enhance food security. Grain जो ATM है is automated machine that provides food grain directly to the people, reducing hunger and ensuring fair distribution. They minimize human intervention, cut down on corruption, and were first used during COVID-19 pandemic. Some machines used biometric identification for security and offer
fortified grains to improve nutrition, aiming to reduce food waste and increase efficiency। उड़ीसा के अंदर जो है इसको किया गया। तो इसे कुछ इंपॉर्टेंसेस भी दिए हैं क्यों ये जरूरी है, तमाम चीज़ें यहाँ पे दी हुई। तो इसको चीज़ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस 2-3 ऑप्शन दे देंगे कि इसमें बताओ जी कौन सा इसका सही आंसर है, कि फूड ग्रेन की एटीएम जो मशीन है उसके नीचे दी हुई इंपॉर्टेंसेस है, आपने एक इंपॉर्टेंस को टिक करना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी फैक्चुअल जो चीज़ें वो भी तो पूछी जाती है, कंसेप्चुअल चीज़ें भी इस वक्त जो जेकेएसएसबी के द्वारा या जेकेपीएससी के द्वारा पूछा। जेकेपीएससी में तो ज़्यादातर कंसेप्चुअल चीज़ें ही पूछी जाती हैं। हाँ, जेकेएसएसबी में थोड़ा जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपने दोनों तरीके से आपने इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद जो 28th क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन रेसलर हैज अनाउंस्ड हैज हर रिटायरमेंट आफ्टर बीइंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द ओलंपिक्स। यानी ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद किस महिला ने, क्योंकि ये कोई वुमेन है, उसने रिटायरमेंट जो है दे दी है, अनाउंस की रिटायरमेंट, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम, एक ऑप्शन है अमन सरावत या विनेश फोगत या निशा दहिया या अंशु मलिक। तो आपने इसका सही ऑप्शन बताना है, सही आंसर क्या है इसका, किसने रिटायरमेंट दी है इंडियन रेसलर, कोई वुमेन है, ठीक है, उसका ऑप्शन आपने बताना है सही। तो इसका सही आंसर जो है वो विनेश भुगत, विनेश भुगत। कहते हैं इंडियन रेसलर विनेश भुगत जो 29 अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट आफ्टर बीइंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द ओलंपिक फॉर बीइंग 100 ग्राम ओवरवेट बिफोर हर गोल्ड मेडल bout in the 50 kg category. She appealed to the court of arbitrations for sports to be awarded to joint silver medal, such as severe dehydration from extreme weight cutting measures. जो है भुगत जो है 3 टाइम ओलंपियन जो है रह चुकी है इन डिफरेंट वेट क्लासेस, became the first international wrestler to defeat reigning champion Yui Shusaki and the first Indian female wrestler to reach an Olympic final in 2024 में। She is a multi Commonwealth Game gold medalist and has won 2 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल। तो आप ये तमाम इसकी डिटेल भी आप याद रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू स्क्रैप द 2 चाइल्ड नॉर्म फॉर कंटेस्टिंग लोकल बॉडी इलेक्शन। यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है टू स्क्रैप द 2 चाइल्ड नॉर्म फॉर कंटेस्टिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो स्टेट का नाम आपने बताना है, पहला आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु या कर्नाटका या महाराष्ट्र है। सही ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में कर देना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वह है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे डिटेल भी दी है, कहते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, जिसका चीफ मिनिस्टर है एन चंद्रबाबू नायडू, जिसका चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, हैज रिमूव्ड द 2 चाइल्ड नॉर्म फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन कैंडिडेट्स ड्यू टू द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। कि फर्टिलिटी रेट का डिक्लाइन की वजह से उसने 2 चाइल्ड नॉर्म के कैंडिडेट को कंटेस्ट इलेक्शन से क्या किया है, हटा दिया है। दिस डिसीजन मेड ऑन अगस्त 7 को रिपील 1994 अमेंडमेंट टू द आंध्र प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1955 एंड आंध्र प्रदेश म्युनिसिपलिटी एक्ट 1965। द चेंज एम टू अडॉप्ट टू करंट डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड एनकरेज वाइडर पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस, ठीक है। लोकल गवर्नेंस में वाइडर पार्टिसिपेशन की कोशिश यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 30th क्वेश्चन है, कहते हैं अमन सरावत हु रिसेंटली वन ब्रोंज मेडल एट पेरिस ओलंपिक 2024 में 2024 इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। कहते हैं अमन सरावत जो थे वो, उन्हें ब्रोंज मेडल जो है पेरिस ओलंपिक में हासिल किया है, वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, किस स्पोर्ट से हैं वो? तो ए है बॉक्सिंग, रेसलिंग या टेबल टेनिस या बैडमिंटन। तो आपने सही स्पोर्ट्स का यहाँ पे आंसर देना है, किस स्पोर्ट से वो ताल्लुक रखते हैं अमन सरावत। तो इसका सही आंसर जो है वो है रेसलिंग। तो इसकी यहाँ डिटेल भी दी है, कहते हैं इन 24 पेरिस ओलंपिक अमन सरावत फ्रॉम इंडिया वन ब्रोंज मेडल इन द मेंस 57 kg रेसलिंग कैटेगरी, मार्किंग ए प्राउड मोमेंट इन इंडियन रेसलिंग हिस्ट्री। वरन जो हरियाणा में हुआ इन जुलाई जो है 16 2003 में। सरावत इज नोन एज हिज फ्री स्टाइल टेक्निक, ही डिफीटेड प्यूर्टो रोको अदेरियन टॉय क्रेज जो है 13-5 इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच। अमन जो है फर्स्ट गेंड अटेंशन बाय विनिंग सिल्वर in the at the 21st World Wrestling U23 Championship and got at the 2022 Asian U23 Championship. His journey from local competition to the Olympic podium highlights his dedication and talent. उसके बाद ये वो 30th क्वेश्चन है। उसके बाद 31st क्वेश्चन, ये रहा आपका 31st क्वेश्चन। कहते हैं नीला कुरुंजी प्लांट जो है, नीला कुरुंजी प्लांट जो है रिसेंटली जो न्यूज़ में देखा गया, इज मोस्टली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। ये किस रीजन में पाया जाता है? लद्दाख पहला ऑप्शन, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न या राजस्थान, किस जगह पे पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वह वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। कहते हैं नीलन कुरुंजी जो है वो पर्पलिश फ्लावर श्रब है, ब्लू वंस एवरी 12 ईयर्स, इज नाउ ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज में ये है। ये फाउंड जो है वेस्टर्न घाट्स में, जैसे केरला का है, कर्नाटका, तमिलनाडु। द फ्लावर आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द हाई रेंज अराउंड मुनार केरला, स्पेशली इन इरुविकुलम नेशनल पार्क जो विच इज 12 किलोमीटर फ्रॉम मुनार। नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है, नेम्ड आफ्टर हिज ब्लू फ्लावर एंड द पुलियन ट्राइब्स यूज हिज ब्लूमिंग साइकिल टू कैलकुलेट एज।
इलम कुरिंजी जो है इज थ्रेटन बाय हैबिटेट लॉस ड्यू टू टी प्लांटेशन, सॉफ्ट वुड प्लांटेशन एंड अर्बनाइजेशन। द लोकल असेसमेंट कन्फर्म स्टेटस एज वेनरेबल। जो लोकल जो है वहाँ पे ने बताया कि वेनरेबल ये खत्म होने वाला है, इसलिए इसको रेड लिस्ट थ्रेटन स्पीशीज़ में रखा गया। तो ये चीज़ अभी आपने याद रखनी है कि किस हैबिटेट से इसकी जो है इसको नुकसान पहुँच रहा है। तो इसमें टी प्लांटेशन, सॉफ्ट वुड प्लांटेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से ये जो है थ्रेटन्ड हो रहा है, यानी कि ये उपलुप्त हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 32nd क्वेश्चन जो है यहाँ पे है आपके सामने, कहते हैं गोतीपुआ डांस। जो गोतीपुआ डांस है रिसेंटली न्यूज़ में था, एक ट्रेडिशनल डांस है फॉर्म ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट का एक ट्रेडिशनल डांस है या फोक डांस भी आप कह सकते हैं। तो झारखंड का है, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का या केरला का। देखो फोक डांस आपने जो है पूरे इंडिया के नहीं करने हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, क्योंकि फोक डांस इतना ज़्यादा जो है याद रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फोक डांस अलग अलग स्टेट के 10-10, 12-12 फोक डांसेस हैं और फिर इतनी स्टेट्स हैं हमारी इंडिया की। तो आपने क्या करना है, बल्कि जो न्यूज़ में है फोक डांस उनको थोड़ा सा देखना है किस स्टेट से वो ताल्लुक रखते हैं, किस स्टेट में उनको परफॉर्म किया जाता है। बस ज़्यादा आपको ज़्यादा याद रखना, क्योंकि पहले वीडियो के अंदर भी 1-2 फोक डांस के बारे में, ट्रेडिशनल डांस के बारे में हमने या फेस्टिवल्स के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर भी 1-2, और ऐसे ही आपने वीडियोज़ देखते रहने। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, तो इस पर बहुत सारी वीडियोज़ इस किस्म की आएंगी। आप बगैर किसी तगोदो के, बगैर किसी और मेहनत के, आप आसानी बहुत सारे करंट के और बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आप इससे समझ के इसे याद रख सकते हैं। तो सब ज़्यादा जो है आपने इससे बाहर जो है निकल के आपने याद नहीं करना है, बल्कि जो न्यूज़ में है कोई फोक डांस उसको आपने देखना कि ये किस स्टेट का है, किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, या किस स्टेट में है, किस किस्म का डांस जो है वो होता है। बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इसका पहला ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा या केरला। तो आपने इसका सही ऑप्शन बताना है। गोतीपुआ डांस जो है किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में ये परफॉर्म किया जाता है। कहते हैं गोतीपुआ जो है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म फ्रॉम उड़ीसा परफॉर्म बाय यंग बॉयज who dress as women to honor Lord जगन्नाथ एंड लॉर्ड कृष्ण। देखो लॉर्ड जगन्नाथ और लॉर्ड कृष्णा के ऑनर के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। दिस डांस ए प्रिकसर्स टू ओडिशा क्लासिकल डांस इन्वॉल्विंग acrobatic moments aspired by the life of Radha and Krishna. These boys wear a bright blouse called kanchula and the embroidered silk cloth called निभि बंधा। गोतिपुआ emerged in the 16th century during King Rama Chandra Deva reign। जो उसके reign में जो है ये जो इसका emergence हुआ था। रिप्लेसिंग फीमेल टेम्पल डांसर नोन एज दावा दासी। जिस दावा दासी जो है टेम्पल डांसर उनको रिप्लेस किया था। हाउएवर द फ्यूचर ऑफ दीज यंग डांसर बिकम अनसर्टन एज दे एज एंड लीव द ट्रेडिशन। तो ये चीज़ आपने याद रखें। उसके बाद जो 33rd क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन योजना था। प्रधानमंत्री जीवन योजना रिसेंटली जो न्यूज़ में थी, कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री जीवन योजना है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ, पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ न्यूज़ एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आपने सही ऑप्शन इसका बताना है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है प्रधानमंत्री जीवन योजना। तो इसका सही ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी। कहते हैं द कैबिनेट अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट इन द प्रधानमंत्री जीवन योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एडवांस बायोफ्यूल प्रोजेक्ट। द स्कीम प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ सेकंड जनरेशन क्लीन 2G बायोइथेनॉल फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स लाइक लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास लॉन्च्ड जो है 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इट वाज रिसेंटली एक्सटेंडेड अंटिल जो है 2028 टू 29। इट इज implemented at the Center for High Technology under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. The objective of scheme is to establishing commercially viable 2G ethanol project providing farmers income from agriculture waste and addressing environmental pollution. Financial support is provided through viability gap funding. Viability gap funding जो फाइनेंस सपोर्ट इसमें दी जाती है। उसके बाद 34th क्वेश्चन है, कहते हैं कैनिन डिस्टेम्पर जो डिजीज़ है, कैनिन डिस्टेम्पर डिजीज़ जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये किस एजेंट से काज होती है, यानी कौन सा कॉजिटिव एजेंट है इसका, इस डिजीज़ का। कैनिन डिस्टेम्पर डिजीज़ फंगस से, वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से। तो इसका आपने कॉजिटिव एजेंट का नाम बताना है। देखो ये भी इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो इस डिजीज़ के बारे में आपने बोलना है कि कॉजिटिव एजेंट जो है कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है वायरस। कहते हैं स्ट्रे डॉग जो है, क्योंकि देखो कैनिन इसका यहाँ पे दिया हुआ पहले ही, कैनिन डिस्टेम्पर, तो लगभग ये डॉग से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो द स्ट्रे डॉग जो है नियर द कॉर्बेट जो है टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड के अंदर। देखो यहाँ पे भी एक चीज़ अब और निकल के आई, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। ठीक है, पाया जाता है। विल बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द कैनिन डिस्टेम्पर वायरस। ठीक है, कैनिन जो है डिस्टेम्पर इज ए सीरियस कॉटेजियस डिजीज काज्ड बाय कैनिन डिस्टेम्पर वायरस जो है इसका जो है कॉजिटिव एजेंट है। द वायरस अफेक्टेड द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द डॉग। पपीज अंडर 4 months एंड अनवैक्सीनेटेड डॉग्स आर पार्टिकुलरली एट रिस्क। जैसे कैनिन डिस्टेम्पर जो है डिजीज जो है वायरस जो है कैन आल्सो इफेक्ट फेरेट्स एंड वायरस अदर मैमल्स स्पेशली कार्निवोरस लाइक जो फॉक्सेस है, वॉल्व्स है, जो रैकून्स हैं एंड स्कुंक्स है, कैट्स कैन बी इन्फेक्टेड। इस वायरस से इफेक्ट होते हैं बट दे आर अनलाइकली टू बिकम सिक, यानी कि अनलकीली जो है वो क्या होते हैं, लकीली जो होते हैं वो सिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी इस वायरस के बारे में है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाई गई है डिजीज, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर जो उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद 35th जो क्वेश्चन है,
कहते हैं चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये किस स्टेट में मौजूद है? चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो भी हैं वो भी आपने पूरी तरह से रट नहीं लेनी है, बल्कि करंट में जो कुछ है न्यूज़ में है तो उनके बारे में आपने थोड़ा सा जान लेना है कि किस स्टेट में है। तो उड़ीसा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर या राजस्थान के अंदर चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कंदाका भी बोल सकते हो, कंदाका या चंदाका, जिस हिसाब से आप पढ़ते हो, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है कंदाका या चंदाका, इस तरीके से देख सकते हो। तो उड़ीसा के अंदर है, राजस्थान की, आंध्र प्रदेश के अंदर, गुजरात या राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन जो है वह है उड़ीसा के अंदर। कहते हैं इंडिपेंडेंस डे के दौरान सांबर एंड बार्किंग डियर जो है वह रिलीज्ड इन कंदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज लोकेटेड इन खुर्दा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, मार्किंग द नॉर्थ ईस्टर्न लिमिट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। द सेंचुरी एस्टेब्लिश जो है 1982 में एस्टेब्लिश की इन होम टू मे थ्रेटन वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। The climate is tropical with summer, rainy season and winter. Flora includes a mix of evergreen and deciduous vegetables with species like dhuman या कुसुम या थॉर्नी बम्बो है। द फना इंक्लूड्स एलिफेंट जो है, चीतल है, वाइल्ड बोर है, रिसस मंकीज है, स्लॉथ बियर है, उसके बाद इंडियन वुल्फ और हाइना है। तो ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं जो एस्टेब्लिश की गई है वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा के अंदर। कब? 1982 में, जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है कंदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या चंदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इस समय मौजूद है। उसके बाद 36 क्वेश्चन है, कहते हैं लॉन्ग रेंज गैलिडी बम, गौरव भी कहते हैं इसको, गैलिडी बम रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया हुआ है? या BRDO ने, इसरो ने, या हाल ने, या जाजा ने, JAXA हाल ने, इसरो ने, या DRDO? तो ये चीज़ आपने बतानी है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है DRDO। कहते हैं DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट फॉर लॉन्ग रेंज ग्लाइडो बम, जो गौरव जिसे कहते हैं, फॉर इंडियन एयरफोर्स SU-30 MK1। गौरव जो है वो 1000 किलोमीटर एयर लॉन्च्ड ग्लाइड बम डिजाइन टू स्ट्राइक टारगेट एट लॉन्ग डिस्टेंस। इट इज इक्विप्ड विद कन्वेंशनल वारहेड टू डिस्ट्रॉय एनिमी एयर strips, bunkers and buildings. The bomb integrated with fighter aircraft and uses an inertial navigation system with GPS data for precise targeting. Developed by the Search Center Amarat in Hyderabad में develop किया है। Hit a target with pinpoint accuracy during the test with complete data captured. ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है, कहते हैं हर घर तिरंगा कैंपेन जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है हर घर तिरंगा कैंपेन? देखो क्योंकि पहले इसी अगस्त के महीने में 15 अगस्त का जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था उसके दौरान इस को लॉन्च किया हुआ था हर घर तिरंगा कैंपेन। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत में रखा गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस्ड प्राइड ओवर द हर घर तिरंगा कैंपेन। द कैंपेन इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर and my government aim to separate awareness about India's national flag and the Tiranga. Thus, it seeks to transform Indian relationship with the flag from a formal connection to the more personal and heartfelt bond. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद 38th क्वेश्चन है, what is the objective of national pest surveillance system? है नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है जो रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है यूनियन गवर्नमेंट में? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस फार्मर डिपेंडेंस ऑन पेस्टिसाइड्स, रिटेलर्स, टू मॉनिटर सॉइल क्वालिटी, टू मॉनिटर वेदर पैटर्न्स, टू इंप्रूव इरिगेशन टेक्निक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपने ये चीज़ कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि इसका सही ऑप्शन क्या है। नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो अभी गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो तो रिड्यूस फार्मर डिपेंडेंस ऑन पेस्टिसाइड्स रिटेलर। ठीक है, कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च जो है AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम ऑन अगस्त 15 टू असिस्ट फार्मर एंड पेस्ट कंट्रोल। जो है ये जो NPSS जो हेल्प फार्मर्स कनेक्ट विद एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट यूजिंग देयर फोन्स, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन pesticides retailers. Farmers can send images of infected crops to expert for accurate diagnostic treatment. The system uses artificial intelligence tools to analyze pest data, providing timely information to around 14 crore farmers. This initiative aims to increase productivity, conserve soil health, and will be implemented at the state high outreach programs without additional funding. उसके बाद 39th क्वेश्चन है, कहते हैं which country has recently introduced the AIM 174B, an extremely long range ear-to-ear missile in the Indo-Pacific? किस कंट्री ने ये लॉन्च किया है? AIM 174B बहुत लॉन्ग रेंज जो है एयर मिसाइल है, ईयर टू इंडो पैसिफिक में लॉन्च किया हुआ है।
तो ये किस कंट्री ने लॉन्च किया? तो ये यूके, यूएस, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जापान या इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है यूएस, यूनाइटेड स्टेट। कहते हैं द यूएस नेवी ने किया है न्यू M174B मिसाइल एम टू काउंटर चाइना एरियल डोमिनेंस। इट इज एन एयर लॉन्च्ड वर्जन of the SM-6 missile and was introduced in July 2024 by Raytheon. Raytheon ने लॉन्च किया हुआ, इंट्रोड्यूस किया हुआ। दिस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैन स्ट्राइक टारगेट अप टू 400 किलोमीटर अवे, exceeding the range of China PL-15 deployed in the Indo-Pacific. It supports US power projection and raising regional tension. The M174B targeting high priority ground objects like air defense sites and warship, operating in a quasi ballistic manner. उसके बाद जो इस वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज कैलिफोर्नियम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। कैलिफोर्नियम जो है, जो न्यूज़ में देखा गया, ये क्या चीज़, ये क्या बला है, ये आपने बताना। तो ये ऑप्शन है न्यू टेक्नोलॉजी टू सर्च डॉर्फ प्लैनेट्स, या मशीन लर्निंग मॉडल्स, ए हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, या इट इज़ अ यूनिक स्ट्रेन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। कैलिफोर्नियम आपने बताना। इसका सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में आंसर इसका करना है। इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कंटेंट जो अच्छा लगता है। और सब्सक्रिप्शन से आपका ही, वैसे मेरा तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन आपका भी फ़ायदा होगा। सब्सक्रिप्शन से जो भी कंटेंट मैं इस यूट्यूब चैनल पे चढ़ाता जाऊँगा वो आपको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए से मिल जाएगा, और बआसानी इस कंटेंट को आप बआसानी देख सकते हैं। और अपने फ़ायदे के लिए अगर इसको देखोगे आप, तो जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उस एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है इन तमाम क्वेश्चंस के द्वारा। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, एक सवाब की नीयत से इसको शेयर कीजिए, दूसरे दोस्तों तक इसको पहुंचाइए वीडियो को, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो कैलिफोर्नियम जो है ये हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें आप देख सकते हैं ये किस जगह पे जो है देखा गया जो है, बिहार पुलिस स्टडी सीज्ड 50 ग्राम ऑफ कैलिफोर्नियम में हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कैलिफोर्नियम इज ए सिंथेटिक सिल्वरी वाइट मेटल विद एटॉमिक नंबर 98, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन 1950 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यानी कैलिफोर्निया में ये सिंथेसाइज किया सबसे पहले, तो इसको कैलिफोर्नियम तभी कहते हैं। Barclay, it is not naturally occurring and it is produced by bombarding corium with helium ion। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो कि किस तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसको बम्बार्डमेंट की जाती है कोरियम को, किसके साथ, हीलियम के साथ। इट इज़ नोन फॉर इंटेंस रेडियो एक्टिविटी। कैलिफोर्नियम इज वैल्यूएबल बट हैजार्डियस, है तो वैल्यूएबल, हो तो कीमती, लेकिन बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। इट इज यूज्ड इन स्टार्टिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स, डिटेक्टिंग मेटल फैटिग इन एयर प्लेन्स एंड ट्रीटिंग सर्टन कैंसर के भी इसमें ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैलिफोर्नियम आइसोटोप जो इंक्लूड है CF-251 द मोस्ट स्टेबल विद द हाफ लाइफ टाइम ऑफ 898 ईयर्स, जिसका हाफ लाइफ स्पैन है, एंड इट इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे आज के इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस का आपने सही आंसर दिया होगा। तो बस इस वीडियो के साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर यही कंटेंट और मज़ीद आपको जो है चाहिए होगा तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।